नमस्कार, आपका बात 25C में स्वागत है। तो आज की बातचीत में हमारे साथ फिर है हमारे भाई साहब और बीकानेर के पुराने निवासी, बीकानेर के जानकार और भी बहुत सारी चीज़ों के जानकार, चाहे वो कला क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो या कि आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, तो बहुत सारी बातों पर और मौसम से शुरुआत करते हैं। लगता है कि राजस्थान का मौसम बदल चुका है। तो बात करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय अशोक आत्रे जी को। नमस्कार माधव सिंह जी, बात 25सी की जय हो। जैसे अभी आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और जी, 25 से तो पता नहीं कितनी 25सी हो गई होंगी अब तक, और उनको यदि मल्टीप्लाई करें तो इन्फिनिट लेवल तक जाने वाली बातें हो रही हैं हमारी। भई तो आप इसका आदि है ना अंत है। जिस तरह से जी, मौसम है उसी तरह से हम भी मौसम के साथ चल रहे हैं। कभी मौसम नहीं बिगड़ता मौसम है, कभी बिगड़ता है, तो ये तो ये चल रहा मौसम है। आनंद ले रहे हैं। बरसात जो जयपुर में बरसात अभी हुई पिछले दो तीन रातों में, उससे हुँ, घर के अंदर पानी आ गया। आपको आश्चर्य होगा, और मुझे कारीगर को बुला करके अपनी लेवल को, जो फर्श का लेवल था, उसको थोड़ा ऊंचा करवाना पड़ा। तो मेरा हाँ, खर्चा हो गया। अब इस खर्चे का भाग्य बड़ा, ऐसा कहते हैं लोग कि जो खर्चा करता है उसका भाग्य बड़ा होता है। तो मोदी जी भी लगातार तो भाई खर्चे साहब ये कर रहे जो हैं। कॉस्ट ऑफ द कंट्री लाखों करोड़ रुपए हाँ, का खर्चा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और फिर लौट के जब पैसा लौट के आ रहा है, प्रोग्राम्स बन रहे हैं, प्लानिंग हो रही है आगे नेशनल इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में। हमारे हुँ, नेताओं ने अब तक जो किया उससे थोड़ा आगे बढ़ करके शायद कुछ पहल हो रही है, और पुराने संबंधों को, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों को दोबारा पुनरीक्षित करने की, पुनरावलोकन करने की शायद जरूरत पड़ रही है। और जी, ये जी, एक सेट तरीके से कुछ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमें लग रहा है कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड हुँ, रिलेशनशिप में भारत की भूमिका बहुत ही प्रमुख रूप से सामने आई है। और सारे प्रेशर्स के बावजूद हिंदुस्तान ने, भारत ने और हमारे देशवासियों ने सिद्ध किया है कि भारत किसी भी प्रेशर के सामने झुकने वाला नहीं है। अडिग है, हमेशा अडिग रहेगा। इसकी पॉलिसीज वही रहेंगी जो शुरू में थी, उनमें कोई विशेष बदलाव नहीं आएगा। किंतु परिस्थितियों के हिसाब से, देश काल के हिसाब से, जनता के हिसाब से, बहुमत के हिसाब से जो भारत के अनुकूल होगा वही होगा। तो जय हो भारतवर्ष की, जय हो हमारे भारतवासियों की, और जय हो उन यात्राओं की जिनसे हम व्यापक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हुँ। तो वैसा भी ये जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, जैसे देश की राजनीति में भी परिवर्तन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ट्रम्प साहब कर रहे हैं और उनके करने से और नहीं करने से और भी कुछ परिस्थितियों में लगातार परिवर्तन हो रहा है। और सबसे बड़ी जी, बात ये है कि राजस्थान का जो मौसम है, पिछले कई सालों से ऐसा बदल गया है कि 2 महीने से लगातार बरसात आती चली जा रही है। तो उसपे हम्म। पहले कभी इस तरह का अनुभव आपका रहा है कि 2 महीने तक और लगातार बारिश हो रही है? देखिए, एक बात तो मैं बताऊं कि मैं क्योंकि जयपुर में बचपन से ही रह रहा हूँ, और जी, जयपुर में और बीकानेर में तो खैर काली पीली आंधी बहुत आती थी, जयपुर में भी आती थी, वो का समय मैंने देखा है। वैसी जी, काली पीली आंधी आनी बंद हो गई, क्योंकि जी, उन आंधियों से क्या था, बरसात चली जाती थी, बरसात बादल चले जाते थे, बरसात होती नहीं थी। अब जी, मुझे लगता है कि क्लाइमेटिक चेंज हुआ है और कुछ हमारे यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग हुई है। और मरुस्थल की जो धूल जो उड़ के आती थी पश्चिम राजस्थान से, और सारे सारे राजस्थान में छा जाती थी, जगह जगह जी, मरुस्थल टीले टीले बने हुए थे, वो लगभग उनका अंत हो गया है। और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के साथ राजस्थान ने नए सपने देखे हैं, नई हुँ, तरीके से चीजें सामने आ रही हैं। तो ये जो बरसात है, अब ये बरसात लगातार हमारी जो है वो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, और हुँ, हुँ, सिस्टमेटिकली हम इसको इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। भूवैज्ञानिक, मौसम विज्ञ और प्लानिंग जो है वो बरसात से जुड़ी हुई है, सारे मौसमों से जुड़ी हुई है। तो ये जो जी, प्लानिंग है जो वार्षिक स्तर पर होती है, उस हिसाब से राजस्थान अब दूसरे कंट्रीज से, दूसरे स्टेट्स की तुलना में वो बीमारू स्टेट नहीं है। राजस्थान ने बहुत तरक्की की है, और इसके साथ में ही हम देखें तो भारतवर्ष ने पूरे इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर बहुत तरक्की की है। और हम आज ऐसी स्थिति में है कि हम दूसरों को फीड कर सकते हैं। हम पहले किसी से अनाज लेते थे, PL 480 आपको याद होगा,
अब जी। हमारी स्थिति है कि हम आर्म्स में, एम्यूनिशंस में, शिक्षा में, इंडस्ट्रीज में, हर तरह से हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं और अब हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। अब यदि चीन में या जापान में या रशिया से संबंध हमारे बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, आगे किसी लेवल पर किसी से अमेरिका से बिगड़े हैं, तो अल्टीमेटली वो भारत के लिए अनुकूल ही होगा, क्योंकि भारत एक सेल्फ सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग कंट्री है। कोई चिंता की बात नहीं है। वी आर हैप्पी विद आवर डील्स, आवर पीपुल, आवर लीडर्स, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। जी। तो बहुत ही आपने एक समीक्षा कर दी, तो अब इसको आगे चलते हैं कि मोदी जी जापान चले गए हैं और चीन चले गए हैं, तो उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? ये किस तरफ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ परिवर्तन आ रहा है? क्योंकि चीन के साथ में व्यापार भी काफ़ी अच्छा रहा है, भारत का 15% व्यापार चीन से हो रहा है। और अमेरिका की ट्रम्प साहब की कारस्तानियों के कारण से चीन, भारत और रशिया पास जा रहे हैं। तो उस पे जी। आप कुछ डालें भाई साहब, ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत ही बढ़िया और एक नई इक्वेशन, यानी पहले कोल्ड वार जो चलती थी अमेरिका रशिया के बीच में, अब सभी कंट्रीज के बीच में कोल्ड वार चल रही है। अब स्थिति ये आ गई है कि हर छोटा बड़ा कंट्री अपने राष्ट्र के हितों में, नहीं, राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ अब कोई समझौता नहीं करना, पीपुल्स के हुँ, साथ किसी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। पहले पॉलिटिशियंस क्या करते थे कि एट द हुँ, कॉस्ट ऑफ कंट्री, एट द कॉस्ट ऑफ द नेशन, एट द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एट द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल फेलियर्स, हम लोग हुँ, अपनी नीतियों का निर्धारण करते थे और आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। उसके बाद में सारे उसके रिजल्ट निश्चित रूप से गलत निकलते थे। अब वेल हुँ, प्लान्ड तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और हुँ, कोशिश ये है कि भारतवर्ष अपनी प्राकृतिक संसाधनों के साथ उनको हुँ, उनको पूरी तरह से एक्सप्लोइट करते हुए आगे बढ़े। तो चीन से और भारत के और अमेरिका से और रशिया के जो अब रिलेशंस बन रहे हैं, विशेष रूप हुँ, से अमेरिका ने जो ये प्राइस वाला जो शुल्क का थोपा गया है, उसको आउटराइटली नेटोज के कंट्रीज ने भी रिजेक्ट कर दिया। रशिया चाइना इस वजह से पास आ गया कि चीन के लिए भी अमेरिका दूसरी तरह से खतरा बना हुआ है और कहीं ना कहीं एक रिस्क बन गया। ऐसी स्थिति में ये देखना जरूरी है कि भारत की भूमिका आगे आने वाले वर्षों में क्या हो, और मेरे ख्याल में भारत एक लीडिंग स्थिति में है, अग्रणी भूमिका रहेगी भारत की व्यापारिक तो क्षेत्र में। जी। हुँ, आर्म्स एमिनेशन के क्षेत्र में, पॉलिटिकल विल पावर के क्षेत्र में, और एक कंसोलिडेटेड पावर के रूप में इंडिया इज कमिंग अप वेरी स्ट्रांगली, एंड इट हैज प्रूव्ड दैट इंडिया इज रियली coming up with its strong measures, strong intentions and strong commitments. तो ये मुख्य कारण क्या रहा? क्या ये जो लीडरशिप में परिवर्तन हुआ है, लीडरशिप के तरीके में परिवर्तन हुआ है, एक इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है वो क्या कहते हैं नज़र गई है, दृष्टि गई है। जिस तरह से पिछले 11 संबोधन प्रधानमंत्री ने किए हैं, आपने तो जी। पुराने प्रधानमंत्रियों के भी संबोधन सब सुने होंगे, लेकिन इतना हम्म। फ़ोकस जिसमें टेक्नोलॉजी की बात, शिक्षा की बात, जी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात, आयुधों निर्माण की बात और हम्म। इन्वेस्टमेंट की बात, जिस फ़ोकस तरीके से आपको इसको कैसे आप देखते हैं, उसकी कैसे समीक्षा करेगा कोई आपसे पूछे तो? देखिए, हमारी जो अब नई जो राष्ट्रीय नीति है, जो लगभग पीपुल्स ओरिएंटेड है, हुँ, प्रोग्राम ओरिएंटेड नहीं है, तो हुँ, उसमें इस बात स्पष्ट हो गया है कि हमारी सारी नीतियां ग्रास रूट लेवल से, यानी लोकल से फोकल की तरफ जाने वाली हैं, जिसका बार बार मोदी जी जिक्र भी करते हैं। और हुँ, जो कुछ भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, जहां जिस जगह जो भी चीज है, वहीं से उसका विकास करना है। हमें अपनी जमीन को, जड़ों को, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को, अपनी एग्रीकल्चर को, अपने ट्रेड को कहीं बदलना नहीं है, कहीं पुनर्स्थापित नहीं करना है, स्थानांतरण नहीं करना है। हमें अपने इकोसिस्टम में रहते हुए अपनी जड़ों को मजबूत करना है और आगे उसको ले जाना है, अर्थव्यवस्था को। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि हम न तो केंद्र पर हम टिके हुए हैं, न स्टेट्स की जो इरेगुलरिटीज बनी हुई थी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने की, एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करने की। अब वो एक नेशनल लेवल पर हम लोग, भारतवर्ष में एक ऐसी नीति बन गई है राष्ट्रीय स्तर पर, जहां पर जिस जगह भाजपा की सरकार नहीं है, वहां भी भाजपा के साथ चलना मजबूरी हो गई है या इसकी अनिवार्यता हो गई। तो स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर इंडिया के सारे समीकरण जो है वो प्रोग्रेसिव है, तथाकथित प्रोग्रेसिव नहीं है, जिसका अब तक जिक्र होता रहा और कुछ हुआ नहीं।
ये रियली प्रगतिशील है और सांस्कृतिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रगतिशील कदमों से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो आप अगर प्रधानमंत्रियों के कंपैरिजन करें और मोदी जी की कुछ विशेषताओं की बात करें, तो ये आप मानते हैं कि ये सब लीडरशिप के कारण हुआ है? एक फोकस्ड लीडरशिप है जो कि इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, नई-नई जी, योजनाओं पे, सड़क पे, मतलब आप देखिए कि एयरपोर्ट का निर्माण हो जी, और बिल्कुल। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा जो जो सबसे ढांचे का हुँ, निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, पोत मतलब जो पोर्ट का निर्माण हो, उसमें जो बिल्कुल। फोकस इंटरकनेक्टिविटी ऑफ शहरों के बीच की है। अब देखिए हुँ, कि अब हमारा योजना आ गई है कि सिर्फ ये जैसे ही चल जाएगी ट्रेन जो है वो बुलेट ट्रेन जी, जी। बॉम्बे और अहमदाबाद के बाद में, तो फिर 20 साल में 25 साल में माना जा रहा है कि और बहुत सारी जगह ये शायद देशों में फैल जाएगी। तो हाँ, ये आप जापान से अभी विशेष रूप से जापान से जो अभी डील चल रहे हैं, हुँ, वो न केवल ये ट्रेन के लिए अंडरग्राउंड ट्रेन वाली बात है जो कि फास्ट ट्रेन है, इसके अलावा दूसरे भी टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो भी जापान के साथ में अच्छे स्तर पर बातें हो रही हैं और करोड़ों रुपए का निवेश जापान कर रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ के जो पायलट्स हैं, ट्रेन को चलाने वाले चालक हैं, उनकी भी ट्रेनिंग ट्रेनिंग जापान में हो रही है। यानी अल्टीमेटली फुल फ्लेज तरीके से जापान एक टेक्निक का ट्रांसफर करेगा और हिंदुस्तान के लिए वो लाभदायक होगी। वो इमेच्योर नहीं होगा, वो डील बहुत इंपॉर्टेंट है और ये राइट फ्रॉम दी यानी ड्राइवर से लेकर के और इन्वेस्टमेंट तक की सारी योजनाएं बहुत वेल प्लान्ड तरीके से आगे डेवलप हो रही है और ये वेल थॉट है और इनका मेरे ख्याल में इसकी भारत की प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत विश्वसनीय स्थिति है। तो मोदी तो जी जो कर रेलवे रहे हैं ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटीज है उनको समझते हुए पर्सपेक्टिव प्लानिंग कर रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और सरकार सक्षम है कि उन नीतियों को आगे लागू करे।